जी हाँ, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा एपिसोड है एक ऐसे टॉपिक पे जो एक नेसेसिटी बन गई है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जी हाँ, दैट इज वास्तु शास्त्र। एंड हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर मोहित चोपड़ा, हु इज ऑल्सो अ गीता प्रचारक, श्रीमद् भगवद गीता प्रचारक। हाय मोहित, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो, नमस्ते हर्षप्रीत जी। नमस्ते। तो मोहित, आप वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट हैं एंड आई थिंक हमारा आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है वास्तु शास्त्र फॉर बिगिनर्स। तो क्या है वास्तु शास्त्र? व्हाट इज इट? हर्षप्रीत, देखिए, वास्तु एक विषय है जो बहुत ही हमारे सनातन सभ्यता में एक प्राचीन विषय है। ये शब्द में ही इसका उत्तर छिपा है। वास्तु जो शब्द है, अगर उसको आप गूढ़ता से समझें तो जहां किसी भी मनुष्य का वास हो रहा है, उस वास का स्थान, निवास का स्थान, प्रवास का स्थान, जिस स्थान पे वो रह रहा है, उसे ही वास्तु कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इसी जो आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो निजी प्रकृति है, इसके अध्ययन का जो विषय है, इसे स्थापत्य वेद भी कहा गया, वास्तु शास्त्र भी कहा गया। ओके। एंड व्हाई इज एवरीबडी टॉकिंग अबाउट वास्तु शास्त्र? अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ये। देखिए, अगर आप ऐसे बोले कि अभी ये ट्रेंडिंग है, तो मैं पूर्णतः इसे सही नहीं मानूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत ही प्राचीन है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे दो मुख्य ग्रंथ हैं, समय को हमने 4 युगों में बांटा है। ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, जो अभी का समय काल है। और अगर हम त्रेता युग के महाग्रंथ रामायण की बात करें या द्वापर युग के महाग्रंथ महाभारत की बात करें जी, तो दोनों में ही ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पे आपको इस वास्तु विद्या का वर्णन अलग अलग प्रकार से मिलेगा। यहां तक कि हमारे अधिकांश पुराणों में भी, मत्स्य पुराण हो या कोई और भी पुराणों में बहुत स्थानों पे वास्तु शास्त्र का, वास्तु विद्या का वर्णन है। तो ये कहना कि अभी ये ट्रेंडिंग है, हाँ, सोशल मीडिया के कारण अभी इस विषय पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। राइट। जिस तरह हम इस समय पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। लोगों की रुचि इसमें बढ़ रही है, क्योंकि अभी के समय में इसको आज का जो मॉडर्न जो परिप्रेक्ष्य है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, उसके साथ बड़े सुंदरता से जोड़ा जा रहा है। ठीक है। वेद भी विज्ञान की बात करता है, परंतु जो मॉडर्न साइंस है उसमें एक अलग वे में चीजों को बताया जाता है। ओके। तो इस मॉडर्न साइंस से कहीं ना कहीं जोड़कर आजकल बातें की जाती हैं, जिसके कारण लोगों की रुचि इस विषय में काफी अधिक बढ़ रही है। एंड कितना अफेक्ट करता है वास्तु एक इंसान को? देखिए, पूर्ण रूप से इसका प्रभाव किसी भी मनुष्य के जीवन में होता है। मैंने जब वास्तु के विद्या को प्रारंभ किया तो हमारे गुरु ने हमें बताया कि ये बात वेदों में वर्णित है कि एक मनुष्य के जीवन में 3 चीजें हैं जो उनके लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ओके। नंबर 1 इज द कर्मा, नंबर 2 इज प्रकृति, एंड नंबर 3 इज एनर्जीज, ऊर्जाएं। ठीक है। तो कर्म आप अपने स्वयं के माध्यम से आप अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। पुराने, वर्तमान जो भी कर्म हैं, उनको आप अपने लाइफस्टाइल पैटर्न से, अपने अच्छे कर्मों से आप उसको सही कर सकते हैं। बात ऊर्जाओं की हो तो बहुत सारी विद्याएं उसके लिए भी बनी है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ऊर्जा को आप नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। बात प्रकृति की करें तो प्रकृति जो है उसको समझने का और उसमें
बदलाव करने का एक ज्ञान है, उसको समझने का एक ज्ञान है वास्तुशास्त्र। तो ये 3 चीजें हैं जो किसी भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ओके। प्रकृति बीइंग वन ऑफ देम, और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उससे जुड़े हुए जो विकार हैं, उनको इस विद्या के माध्यम से सही किया जा सकता है। तो सीधा सीधा प्रभाव किसी भी मनुष्य के जीवन में वास्तु का होता है। इस बात को और अच्छे से अगर मैं और विस्तृत रूप से मैं बताऊं तो मैं इसके लिए एक मंत्र का मैं सहायता लूंगा। जी प्लीज। साम्रांगण सूत्रधार से लिया गया एक मंत्र है जो विश्वकर्मा प्रकाश में पहला श्लोक जो हम पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि भूरेव मुख्यम वास्तु तत्र जातानि यानि प्रासादादिनी वास्तुनि वस्तुत्वात् वास्तु संश्रयात्। भूरेव मुख्यम वास्तु, भूमि स्वयं में एक मुख्य वास्तु है। आप अगर इसे गूढ़ता से समझें तो आप पाएंगे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जी। कारण कि यहां पे जितना जल चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो वायु आपको चाहिए लाइफ सस्टेन करने के लिए उस मात्रा में वायु आपके पास अवेलेबल है, जितना गुरुत्वाकर्षण रिक्वायर्ड है वो आपके पास अवेलेबल है, जितनी सौर ऊर्जा आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है। तो भूमि स्वयं में एक बहुत सुंदर वास्तु का उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो भी उत्पन्न हुए जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य आदि, उन्होंने अपने रहने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई, जो भी प्रसाद आदि बनाए, जी। वो उनका गौड़ वास्तु बताया गया। तो वो उनकी अपनी निजी प्रकृति है जहां पे वो निवास कर रहे हैं, जहां रह के वो अपने कार्य कर रहे हैं। तो वो उनका अपना एक, उनके स्वयं का एक प्रकृति है। ओके। जी हाँ। सो वास्तु में आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंदिर कहाँ बनाए? जी व्हाट हाँ। इज द राइट प्लेस एक मंदिर बनाने के लिए? जी हाँ, मैं फिर से एक बार एक मंत्र की सहायता लूंगा। विश्वकर्मा प्रकाश जो वास्तुशास्त्र का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, ओके। उसमें सभी दिशाओं का वर्णन किया गया कि किस दिशा में क्या बनाना उचित है, क्या जी। बनाना उचित नहीं है, ये उसमें बताया गया है। तो उसमें एक श्लोक का एक भाग है जो कहता है ईशान्याम देवता ग्रह। ईशान जो है वो देवताओं का स्थान है। व्हाट इज ईशान? ईशान इज नॉर्थ ईस्ट। यस, एग्जैक्टली। तो उत्तर और पूर्व के मध्य का जो दिशा है, जो कोण है, उसे ईशान कहते हैं। एंड ईशान इज सेड टू बी द बेस्ट जोन टू कंस्ट्रक्ट अ होम टेम्पल। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ईशान तक ही हम सीमित हैं। बहुत सारे और दिशा हैं। एक बहुत बड़ा ये मिथ है कि सिर्फ ईशान में ही मंदिर हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी दिशा हैं जहां पे मंदिर का निर्माण किया जा सकता है घर में। जैसे ईशान के ठीक बगल में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईशान और पूर्व के मध्य का दिशा, वहां पे भी आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। उत्तर दिशा में भी मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। आपके घर के पश्चिम दिशा में भी मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। और अलग अलग देवता जो हैं वो अपने स्वरूप के अनुसार अलग अलग जगह पे उन्हें स्थापित किया जा सकता है। तो ईशान सर्वोत्तम है, लेकिन ईशान के अलावा और भी बहुत सारी दिशाएं हैं जहां पे मंदिर की स्थापना की जा सकती है। एंड कोई ऐसी दिशा जहां पे मंदिर एकदम नहीं बनाना चाहिए? जी हाँ, ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक दिशाएं हैं जहां मंदिर जो है उसका विपरीत प्रभाव वहां रहने वाले लोगों पे पड़ता है। जी हाँ। जैसे दक्षिण दक्षिण पश्चिम जो विसर्जन का स्थान है, वहां मंदिर बनाना निषिद्ध है। पश्चिम उत्तर पश्चिम, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहां मंदिर बनाना निषिद्ध है। इसके अलावा नैऋत्य भी मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया है। नैऋत्य इज साउथ वेस्ट।
इसके अलावा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व, यानी कि पूर्व और आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट के मध्य का जो जोन है, वहां आप मंदिर बनाना उपयुक्त नहीं बताया गया है। इनफैक्ट साउथ ईस्ट यानी आग्नेय में भी मां महालक्ष्मी, मां महादुर्गा के अलावा किसी भी देवताओं को स्थापित करना जो है वो निषिद्ध बताया गया है। ओके। जी हाँ। एंड जो पिक्चर्स होते हैं या आइडल्स होते हैं, क्या उसे सिर्फ मंदिर में ही रखने चाहिए, या बिकॉज ये बहुत लोग गृह प्रवेश में देते हैं, अलग अलग चीजों में बहुत गिफ्ट्स आते हैं। देखिए, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक एक वस्तु जो घर में हम रखते हैं, जी। उन सभी चीजों का प्रभाव होता है। सबसे पहला प्रभाव होता है कि किस स्थान में हम क्या कार्य कर रहे हैं। राइट। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी आर डूइंग, कहां हम शयन कर रहे हैं, कहां एज इन कहां हम रेस्ट कर रहे हैं, कहां हम शौच जा रहे हैं, कहां हम भोजन पका रहे हैं, कहां हम स्नान कर रहे हैं, कहां हम परिवार के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, ये सब हमारी एक्टिविटीज हैं। यस। कहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज कहां क्या हो रही हैं उसका प्रभाव सीधा सीधी आपके वास्तु पे पड़ता है। उसके अलावा आपके जो यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि गैस स्टोव को आपने कहां पे प्लेस किया है, आपका बेड कहां पे प्लेस्ड है, आपके वार्डरोब्स कहां पे प्लेस्ड हैं, आपका टीवी कहां पे लगाया गया है, आपका एसी कहां पे लगाया गया है, इन चीजों का प्रभाव भी होता है। ओके। इसके अलावा जो आपने मुझसे प्रश्न किया, जो डेकोरेटिव्स होते हैं, है ना, प्लांटर्स आपने कहाँ लगाए हैं, फैमिली पिक्चर्स आपने कहाँ लगाए हैं, जो हमारे गृह प्रवेश में मुख्यतः लोग क्या करते हैं, भगवान बुद्ध की, गणेश भगवान की प्रतिमाएं जो है वो गिफ्ट करते हैं, जीसस क्राइस्ट के पिक्चर्स लोग गिफ्ट करते हैं, अनेक अलग अलग प्रकार की चीजें जो हैं वो लोग गिफ्ट करते हैं, जिसमें प्रेफर करते हैं कि ज्यादातर वो गॉडली जो फिगर्स हैं उनके पिक्चर्स दें, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट होता है चूज करना, तो वो देते हैं। लेकिन बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उन पिक्चर्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को आप कहां पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का एक निर्धारित स्थान है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं फैमिली पिक्चर की, तो फैमिली पिक्चर के लिए सर्वोत्तम स्थान है घर का नैऋत्य कोण। नैऋत्य जो पितरों का भी स्थान है। पितर वो हैं जिनके कारण हमें सभी संबंध प्राप्त हुए हैं। जो रिलेशंस हमें आज के डेट में मिले हैं वो हमारे पितरों के कारण ही संभव हुआ है। तो a particular zone which is connected to that thing is southwest of your house, which is related to relationships. तो यह वो स्थान है जहां पे अगर आप अपनी फैमिली पिक्चर लगाते हैं, विशेष करके गोल्डन या येलो फ्रेम में, तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। ये परिवार को जोड़ करके रखने का काम करती है। उसी प्रकार फैमिली पिक्चर को अगर आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, तो वो एक जो होता है ना, प्रसन्नता वाली ऊर्जा लेकर के आती है, हैप्पीनेस लाती है। तो इस प्रकार से हर ऑब्जेक्ट का, हर डेकोरेटिव का एक अपना स्थान है निर्धारित, उसको समझ करके ही प्लेस करना चाहिए। एंड एंसेस्टर्स की फोटो कहाँ लगानी चाहिए? बिल्कुल, पितृ एंसेस्टर्स को ही कहते हैं जी। उनके लिए भी सर्वोत्तम स्थान है साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस, यानी कि नैऋत्य कोण आपके घर का, वो सबसे उत्तम स्थान है जहां पे आप अपने पितरों की फोटोएं, या तो फैमिली फोटो या एंसेस्टर्स की फोटो इन द सेम डायरेक्शन हो सकता है, लगा सकते हैं। प्रेफर करें कि थोड़ा सा वॉल डिफरेंट रखें, जैसे साउथ वॉल सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है एंसेस्टर्स के फोटोज लगाने के लिए, और साउथ वेस्ट का ही अगर ईस्ट वॉल आपको मिल रहा है तो वहां पे आप अपनी फैमिली पिक्चर प्लेस करें। ओके, जी हाँ। एंड मोस्टली हम देखते हैं कि गणेश जी का फोटो बहुत घरों में घर के बाहर रहता है, एंट्रेंस में, एंड पीछे भी रहता है। लोग बोलते हैं कि उनके पीठ, जो मैं सुन ये दिस इज समथिंग आई हर्ड, के पीठ में दरिद्रता है तो पीछे से भी एक फोटो लगा दिया तो बैलेंस हो गया। इस प्रकार से लोग बातें करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए,
हम लोग थोड़ा सा और एक लेवल डीपर हम लोग जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार हमारा यह शरीर 5 तत्व से बना है, उसी प्रकार हमारी प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है। और सीधा सीधी उन्हीं 5 तत्वों का प्रभाव जो है, उसका इम्बैलेंस या उसका समन्वय, यही हमारे वास्तु को, 5 तत्वों का जो समन्वय है वो हमारे वास्तु को इंप्रूव करता है, एनहांस करता है। और 5 तत्वों का इम्बैलेंस जो है वो हमारे वास्तु में दोष उत्पन्न करता है। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है, इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आजकल बहुत अच्छे से मॉडर्न साइंस के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। तो कैसे ये काम करता है ये विषय, कि इसका प्रभाव सीधे सीधी हमारी सबकॉन्शियस से है। तो कोई भी डेकोरेटिव हम लगाते हैं, सपोज सैड पिक्चर्स हम लगाते हैं, तो पूरा टाइम हम उसको देख रहे हैं किसी एक स्थान पे, और वो प्रभाव कर रहा है हमारे मस्तिष्क को, और फिर वो हमारे नेचर पे उसका इफेक्ट हमें दिखता है। उसी प्रकार जो पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे वास्तु पे। जैसे भगवान श्री गणेश के विषय में आपने मुझसे प्रश्न किया कि क्या उनके एंट्रेंस पे फोटो लगाए जाने को हम उचित ठहराते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक कहानी है भगवान शिव और गणेश जी से जुड़ी हुई, जिसमें पार्वती ने अपने द्वारपाल के रूप में भगवान श्री गणेश को अपने द्वार पे बैठाया जब वो स्नान करने गए। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान शिव वहां पे पहुंचे। अब गणेश जी हठ पूर्वक भगवान शिव को रोकने लगे कि मेरी माता का आदेश है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। और इस बात पे भगवान शिव रुष्ट हुए, क्रोधित हुए, और उन्होंने समझाने का प्रयास किया गणेश जी को। गणेश जी नहीं माने। गणेश जी बिल्कुल अडिग एकदम खड़े रहे कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरी माता का आदेश है आपको अंदर नहीं जाने देना है। शिव जी ने कहा कि तुम होते कौन हो मेरे को रोकने वाले? उनका क्रोध जब एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया तो उन्होंने अपने पुत्र पर ही प्रहार किया और भगवान श्री गणेश के गर्दन को उनके शरीर से अलग कर दिया। ये Okay. कथा बहुत ही, मतलब अधिकतर लोग जो सुन रहे हैं वो जानते ही होंगे। तो ये तो समझ में आया कि द्वारपाल के रूप में हमने देखा कि भगवान श्री गणेश और भगवान शिव के बीच में भयंकर विरोधाभास हुआ, जो कि पिता और पुत्र हैं। तो जब भगवान श्री गणेश को ना हम अपने द्वार पे प्लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में ये चीजें काम कर रही होती हैं, और उसका प्रभाव एक घर में क्या पड़ता है कि पिता पुत्र के संबंधों में मतभेद जैसी स्थिति बनती है। ओके, सो पहला इज ये फोटो नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ। एंड अगर लगाते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि फादर एंड सन का रिलेशन में आपको इश्यूज दिखाई देंगे। और ऐसे किसी भी देवता को आप अपना द्वारपाल क्यों बनाएंगे? भाई बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आप अपने द्वार पे कर सकते हैं। सुंदर सा तोरण अवश्य लगाइए, दिशा के अनुसार उस रंग से जुड़ा हुआ तोरण आप लगाइए। प्रवेश द्वार पे आप स्वास्तिक, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ बनाएं, वो बहुत ही अच्छा होता है। किसी देवता को स्थापित करने की प्रवेश द्वार में कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, एंड सिंस आपने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट इज अ बेस्ट प्लेस फॉर मंदिर, पूजा का स्थान, अगर नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान नहीं बन सकता और उस नॉर्थ ईस्ट में किचन हो या वॉशरूम हो, इज इट ट्रीटेबल? नहीं, कुछ चीजें जो बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं है, उनमें से यही 2 चीजें हैं जो आपने कही। ओके, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल निषिद्ध है, इट इज अ बिग बिग नो। सेम वे नॉर्थ ईस्ट में किचन इज अ बिग बिग नो, नहीं होना चाहिए। ये 2 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई भी दोष हो, कोई भी गड़बड़ी हो, उसका निराकरण किसी न किसी उपचार विधि से किया जा सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रेमेडीज। बाकी सारी त्रुटियों में करेक्शंस कैन बी डन,
बट ये कुछ ऐसे वास्तु दोष है जिसका करेक्शन संभव नहीं है। ओके, एंड कुछ लोग डरते हैं वास्तु कराने से, बिकॉज वास्तु मीन्स डिस्ट्रक्शन, ऐसा लोगों को लगता है कि तोड़ना Not at पड़ेगा, all, ये not at करना all. पड़ेगा। मैंने अभी अभी जो हमने बात की ना, सिर्फ एक परिस्थिति ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट या किचन आ गया है, किचन में भी प्रिसाइसली हम किस चीज को सर्वाधिक जोड़ते हैं उस चीज से, टॉयलेट सीट अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आ जाए, या गैस स्टोव का स्थान अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाए, इन दो परिस्थितियों में हमें उन चीजों को रिमूव करना पड़ेगा Okay. या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में डिस्ट्रक्शन के बिना भी उपचार संभव है, बिल्कुल संभव है। ओके, एंड मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? देखिए, मास्टर बेडरूम के लिए ना बहुत सारे स्थान अच्छे हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया हर्षप्रीत जी, कि मास्टर बेडरूम के लिए ना एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ कि साउथ वेस्ट इज बेस्ट टू हैव योर मास्टर बेडरूम। ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट अच्छा है, ठीक है, साउथ वेस्ट इज गुड। साउथ वेस्ट इस कारण से बहुत अच्छा है क्योंकि पितरों का स्थान है। साउथ वेस्ट को एक प्रकार से पृथ्वी तत्व का वहां पे प्रभुत्व होता है, इसलिए कहा गया है। साथ ही साउथ वेस्ट सबसे हेवीएस्ट जोन रखें, ओके, इसलिए भी वहां पे सोना सजेस्ट किया जाता है। बट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, ये भी कुछ ऐसे जोन्स हैं जो मास्टर बेडरूम के लिए उपयुक्त नहीं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए तो वेस्ट कैन वर्क लाइक मैजिक, वो इतना अच्छा जोन होता है सोने के लिए। इसके अलावा ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छे जोन्स हैं शयन करने के लिए। साउथ इज अनदर वेरी गुड जोन जहां पे यू गेट द बेस्ट स्लीप। ओके, तो वो एक और जोन है जहां बेडरूम होना, मास्टर बेडरूम होना बहुत अच्छा है। एनी जोन जहां बेडरूम नहीं होना चाहिए, मास्टर बेडरूम? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे मैं आपको 3 से 4 जोन्स बताता हूं जहां पे बेडरूम्स ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, है ना। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को विसर्जन का स्थान बताया गया है। एक श्लोक है जो दिशाओं से जुड़ा हुआ, मैं श्लोक बता रहा था, एक श्लोक है जिसमें कहते हैं याम नैऋत्य योर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम। याम इज साउथ, नैऋत्य इज साउथ वेस्ट, उनके उसके मध्य का जो स्थान है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वो पुरुष त्याग मंदिरम यानी ह्यूमन वेस्ट का, ह्यूमन आप शौचालय के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान उसको बता सकते हैं। ओके, वहां पे अगर आप अपना रेस्टिंग जोन बनाते हैं तो आप हमेशा चिंता में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, बहुत तरह की समस्याएं आपको आएंगी। तो साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ Is a साउथ big वेस्ट no. इज अ बिग नो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज अ बिग नो, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज अ बिग नो, नॉर्थ ईस्ट इज अ बिग नो। ओके, फॉर अ फ्यू इट इज फाइन, लाइक जो बहुत एल्डरली घर के सदस्य हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्ट फिर भी इट इज फाइन। चलिएगा, बट वहां पे अगर आपके मेरे जैसे लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी वो सजेस्टेड नहीं है। तो ये कुछ 3-4 जोन्स है जहां पे रेस्टिंग जोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक जोन जहां पे उनका बेडरूम या स्टडी रूम हो? देखिए, बच्चों के लिए ना 2 जोन्स बहुत मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। ओके, वन इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एक प्लेफुल जोन है, वो हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ जोन है। द सेकेंड वन इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, माँ महासरस्वती का स्थान भी, उसे आप ज्ञान का स्थान भी कह सकते हैं। तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयुक्त जोन है। इनफैक्ट आपके शो के माध्यम से एक छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूंगा कि अगर आप वहां पे बेडरूम नहीं भी बना सकते हैं बच्चों का, या आप वहां पे उनका स्टडी रूम नहीं बना सकते हैं, तो आप उनके पढ़ाई से या उनके स्किल से रिलेटेड कोई भी सामग्री उस जोन में आप रख के देखिए, आप फील करेंगे कि बच्चा जो है उस चीज के प्रति, उस ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा। ओके, एंड दैट जोन इज? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, जोन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। perfect.
and somebody who's trying to get pregnant या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी कोई जोन? जी हाँ, बिल्कुल। उनके लिए एक उपयुक्त जोन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, जैसा मैंने बताया, पितरों का स्थान है। सारे संबंध, पुराने नए, हमें सब वहीं से प्राप्त होते हैं। इनफैक्ट हमारे ग्रंथों में तो ये भी बताया गया है कि प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में जो घर की जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आप कुछ समय के लिए साउथ वेस्ट का रूम अवश्य ही दें। ओके। मतलब जो जो आपने प्रश्न किया मेरे से, वो उससे रिलेटेड, वो प्रेगनेंसी, वो कंसीव करने के लिए, वो वहां रहने के लिए एक गर्भधारित एक महिला के लिए एक अच्छा उपयुक्त स्थान बताया गया। ओके, सो मोहित जी, आपने बताया कि कहाँ पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए। सिमिलरली ऑफिस में बेस्ट प्लेस, जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या है उनके ऑफिस के लिए? अगेन, द ओनर्स प्लेस इज साउथ वेस्ट, बट ओके। वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये भी जोन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं बैठ के कार्य करने के लिए। उत्तर कुबेर का स्थान है, वो भी बहुत उपयुक्त है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे जोन हैं। कोई एक जोन अगर मैं कहूं कि वो बेस्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है, तो हाँ, नैऋत्य, पश्चिम, ये बहुत अच्छी दिशाएं हैं, वो सर्वश्रेष्ठ में आती हैं। वहां बैठना ओनर के लिए बहुत अच्छा है ऑफिस में। ओके। एंड कोई ऐसी जगह जहां लॉकर रखनी चाहिए, बोथ घर में या ऑफिस में, कोई स्पेसिफिक, फॉर मोर मनी? देखिए, धन की अगर मैं बात करूं ना, तो धन से जुड़े हुए मुख्यतः 3 जोन्स बताए गए हैं। ओके। उत्तर, जहां के दिक्पाल स्वयं यक्षराज कुबेर हैं, जिनके पास स्वर्ग के पूरे धन की कुंजी है। मतलब कुबेर इज समवन हु रिजेंबल्स मनी। तो उत्तर जो है वो कुबेर का स्थान है। ठीक है। उत्तर एक स्थान है जहां पे मनी सेफ रखना अच्छा है। इसके अलावा साउथ ईस्ट इज अनदर जोन, जो कि बहुत मतलब सीधे तौर पे वो धन से जुड़ा हुआ है। अग्नि कोण जिसे कहते हैं, अग्निदेव जो है वहां के दिक्पाल हैं, और स्वयं माँ महालक्ष्मी का वास वहां पे बताया जाता है। तो वो एक स्थान है जो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, चूंकि लक्ष्मी चंचला है, तो साउथ ईस्ट के जोन का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा वो भी रहता है, तो इसलिए वहां पे ऐसा रखना ठीक है। इट इज स्टिल एवरेज। ओके। बट नॉर्थ, जैसे मैंने कहा, बेस्ट है। इसके अलावा साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, अगेन ये 3 जोन्स नॉर्थ के ही समानांतर मनी सेफ रखने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान बताए गए हैं। ओके, जी, परफेक्ट। अब एज अ लेमैन ना, मेरे को लग रहा है कि कैसे पता चलेगा दैट आई नीड अ वास्तु कंसल्टेंट? देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सूचक बनती हैं कि आपके घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है। जैसे कि घर में लगातार किसी एक या एक से ज्यादा सदस्य के तबियत का खराब रहना, स्वास्थ्य का खराब रहना, घर में बहुत ही निरंतरता से कंटिन्यूअसली कलेश होते रहना, ठीक है। ये चीजें घर में क्या है कि लोगों का बुरी आदतों में पड़ा रहना, ये कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सूचक हैं जो बताते हैं कि दोष है। बाकी कुछ प्रकृति सूचक भी हैं, जैसे घर के आसपास पशुओं का रोना, कबूतर का आपके घर के आसपास डेरा जमा लेना, ओके। है ना। ये कुछ ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं जो बताते हैं कि घर में वास्तु दोष है ना। घर में लंबी बीमारियों से ग्रस्त रहना, सदस्यों का एक के बाद एक इससे जूझना, लगातार पूरा प्रयास कर लेने के बाद भी घर में धन का नाश होते रहना, ये बातें हमें बताती हैं कि घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है।
वास्तु कंसल्टेंट की आपको आवश्यकता तभी है जब आप अपना कर्म बहुत अच्छे से कर रहे हैं राइट। और उसके बाद भी लगातार आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके। तो सामान्य सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जब आपके कर्म का आपको सही फल नहीं मिल रहा है, लगातार निरंतर प्रयास करने के बाद भी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं दोष कहीं और है। वहां पे आप अपना वास्तु अवश्य चेक चेक करा करें। सकते हैं। परफेक्ट। एंड क्या ये जो प्लांट्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं? बिकॉज बालकनीज का डायरेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज का स्थान जो है वो निर्धारित है। इवन प्लांट्स। इवन प्लांट्स का जो दिशाएं जो हैं वो निर्धारित है। ओके। बहुत सारे प्लांट्स के टाइप के हिसाब से भी अच्छा। दिशाओं का जो है हमें चयन करना पड़ता है। सो वन प्लेस जहां प्लांट्स एकदम नहीं होनी चाहिए। आपके वेस्ट में प्लांट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ओके, बी इट ऑफिस और बी इट होम। यस, यस। वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पे आप प्लांट्स बिल्कुल अवॉइड करें लगाना। ओके। एंड कुछ लोग अलग अलग गॉड्स को मानते हैं, एज इन गॉड्स इन द सेंस गुरु। तो उनके पिक्चर्स कहाँ लगा सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुछ कुछ लोग डिफरेंट लोगों को मानते हैं, या फॉर जी एग्जाम्पल हाँ। श्री श्री रविशंकर जी, हम्म। तो उनका पिक्चर किस तरफ लग सकता है? गुरुओं के पिक्चर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान पश्चिम दिशा है, यानी वेस्ट। ओके। ठीक है। और आपने अवसर दिया है तो मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग गुरुओं को जो है स्थान अपने घर के मंदिरों में भी देते हैं। तो देखिए, ये समझना होगा कि ईश्वर तत्व का स्थान जो है वो अलग है, गुरु तत्व का स्थान जो है वो अलग है। तो उसको थोड़ा सा आपको अलग अलग कर रखना चाहिए। परफेक्ट। सो एज ए लेमैन, अगर किसी को भी घर लेना है या रेंट आउट करना है, व्हाट इज वन बेसिक, या कुछ ऐसे बेसिक चीजें जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही सरल विधि बताऊंगा। यस। वेरी सिंपल प्रोसेस जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो घर कितना वास्तु ऑस्पिशियस है। तो सबसे पहले तो आप जिस भी घर में जाएं वहां का सेंटर निकाल लें। सिंपल, आप स्टेप्स लेकर के सेंटर निकाल लें। जो घर की चौड़ाई है और घर की लंबाई है, दोनों को बाइसेक्ट करते हुए जो हमारा सेंटर आ रहा है वहां पे आप पहुंच जाएं। तो उस सेंटर को वास्तु के भाषा में ब्रह्म स्थान हम कहते हैं। अब उस ब्रह्म स्थान पे खड़े होने के बाद सबसे पहले आप अपने कंपास को निकाल के नॉर्थ ईस्ट चेक करें। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन, जिसपे हमने पहले भी चर्चा की, अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका 50% जो काम है वो हो गया है। जी। दूसरी चीज, आप अपना एंट्रेंस चेक करें। 32 द्वार बताए गए हैं, जिनमें से 8 अति उत्तम द्वार बताए गए हैं, कुछ औसत द्वार हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो आसुरी या नेगेटिव एंट्रेंसेस बताए गए हैं। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका एंट्रेंस जो है पॉजिटिव है या ट्रीटेबल है। आपको चेक कर लेना है कि जो एक्टिविटी जोन्स है, एज इन आपका बेडरूम किस जोन में आ रहा है, आपका जो टॉयलेट और किचन की बात हमने कर ली, लिविंग रूम कहाँ पे आ रहा है, बालकनीज कहाँ पे आ रही है। एंड आई थिंक बेसिक नॉर्थ चीजों ईस्ट को, में हाँ, मेन चीज जो आपको देखना है, जो आपके आधे से ज्यादा चीजों को हल कर देगा, वो है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन या टॉयलेट नहीं आए बेडरूम हो उस सकता पर्टिकुलर है। प्रेमाइस का। बेडरूम भी हर किसी के लिए सजेस्टेड नहीं होता है। हाँ, जैसे आपने बोला था। हाँ, लेकिन ठीक है, आप वैसे गो अहेड कर सकते हैं। ओके। एंड क्या कलर्स का इम्पैक्ट होता है इन वास्तु? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये एक आपने ऐसा विषय छेड़ा है जिससे वास्तु के विषय में हम और बहुत चीजें जान पाएंगे। तो हमारे हमारी जो सभ्यता है उसमें हम
अक्सर ये कहते हैं कि हमारा यह जो शरीर है वो पंच महाभूतों से निर्मित है। 5 एलिमेंट्स से ये तैयार हुआ है शरीर। ओके, क्या है तो ये 5 पांच? एलिमेंट्स क्या है? वो 5 एलिमेंट्स हैं वाटर, जल, एयर, वायु, फायर, अग्नि, और अर्थ, पृथ्वी, और स्पेस यानी कि आकाश तत्व। जी। इन पंच तत्वों से निर्मित होता है हमारा शरीर। और आपने सुना होगा अक्सर कि हमारे में अगर जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि अगला पंच तत्व में विलीन हो गया। तो हम ये मानते हैं कि ये प्रकृति भी उन्हीं 5 तत्वों से बनी है। और जैसा हमने पहले चर्चा हमने किया था कि ये जो है हमारा वास्तु, ये हमारी गॉड प्रकृति है, ये हमारी निजी प्रकृति है, ये भी उन्हीं 5 तत्वों से तैयार है। ओके। तो वास्तु को बहुत ही सरलता से अगर मैं डिफाइन करूं तो वास्तु इज नथिंग बट बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स इनसाइड योर प्रिमाइस। ओके। तो इन 5 तत्वों का समन्वय बनाना, यानी जल का जो निर्धारित स्थान है वहां पे जल संबंधी चीजें ही हो, वायु तत्व का जो स्थान है वहां पे वायु तत्व संबंधी इसमें कलर्स भी आ जाए क्या? जल मींस ब्लू। एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो अब जल का निर्धारित स्थान है वहां पे नीला रंग, वहां पे काला रंग उपयुक्त बताया गया है। और उसी स्थान में जो उसका एंटी एलिमेंट है यानी कि फायर, फायर और अर्थ, फायर और वाटर आप मतलब स्वयं समझ पाएंगे कि बिल्कुल एंटी एलिमेंट्स हैं। तो फायर यानी कि रेड, फायर यानी कि ऑरेंज, फायर यानी कि पिंक, पर्पल, ये कलर्स अगर आप वाटर एलिमेंट के जोन्स में डालते हैं ऑपोजिट, तो वो दोष उत्पन्न करता है। ओके। तो यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। तो कलर्स का डेफिनेटली इंपैक्ट है, ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेटली इंपैक्ट है, ठीक है। क्या मेटल्स कहां पड़े हैं उसका डेफिनेटली इंपैक्ट है। इनफैक्ट शेप्स, ओके, जो चीजों का आकार है उसका भी प्रभाव है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको माइन्यूटली इस विषय में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार जो है वो निराकरण करते हैं दोषों। ऐसा कोई एक कलर जिससे जो न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिनको आइडिया नहीं हो, सो मीनवाइल दे कैन यूज दैट कलर एवरीवेयर। डेफिनेटली देखिए, एक रंग है जो कॉमनली हर जगह पे किया जा सकता है, जैसे क्रीम कलर, ओके, बेज, येलो का लाइटर शेड। ये कुछ कलर्स हैं जो कॉमनली घर में कराया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। कारण ये है कि ये सब रंग पृथ्वी तत्व के हैं। पृथ्वी तत्व हर जगह उपलब्ध है, ओके, तो वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ। एंड आजकल ग्रे कलर बहुत चल रहा है हमारे इंटीरियर्स। आजकल मैं देखती हूँ हर जगह ग्रे बहुत यूज कर रहे हैं, स्पेशली सीलिंग्स। सो हाउ गुड इज इट? सी, ग्रे इज अ गुड कलर। लाइटर शेड ऑफ एनी कलर वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। डीपर शेड्स कहीं पे उनका नकारात्मक प्रभाव होता है कहीं कहीं पे। जैसे ग्रे कलर को हम जोड़ते हैं आकाश तत्व से, और आकाश तत्व जो है वो वायु तत्व और अग्नि तत्व के बिल्कुल विपरीत है। तो अगर सदर्न पार्ट ऑफ जो हमारा हाउस है, साउथ जोन ऑफ आवर हाउस एंड ईस्टर्न जोन ऑफ आवर हाउस, यहां पे अगर हम डीपर शेड ऑफ ग्रे डालते हैं तो वो हमारे घर पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो कुछ एक जोन्स हैं जहां पे हमें अवॉइड करना है, बाकी ग्रे इज अ गुड कलर, उसको बाकी सारे जोन्स में आप यूज कर सकते हैं। सो क्या एक कंट्री का भी वास्तु होता है? बिकॉज जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एब्सोल्युटली,
एकदम होता है। आप हमारे देश को देख लीजिए, भारत देश को। भारत देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका प्रभाव हम देखते हैं। वो कहीं ना कहीं अ, वास्तु दोष है। हमारे उत्तर में बहुत भार है, सारी पहाड़ें यहीं पे हैं, हमारे दक्षिण में समुद्र हैं, तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे देश पे पड़ता है। आप हमने जब चर्चा की, हमने बताया कि वेस्ट इज द जोन ऑफ गेन्स। आप देख लीजिए हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट को, महाराष्ट्र एंड गुजरात आर वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन आवर कंट्री। और मैं कहीं सुन रहा था और मैंने उस चीज को वेरीफाई किया, मैंने अपने गुरुओं से भी बात की उस विषय में, कि आप देखते होंगे कि गुजरात में सबसे बड़ा देश का स्टैच्यू बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो उसको, उसके निर्माण के पीछे भी कहीं ना कहीं वास्तु एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि वेस्ट और साउथ के विषय में हमेशा कहा जाता है कि वो हमेशा ऊंची हो और नॉर्थ और ईस्ट कंपेरेटिवली नीची हो। तो वेस्ट में ये जो बड़ी सी प्रतिमा निर्माण की गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण रहा होगा। और अन्य देशों की अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर एंड दुबई दो बहुत ही विकसित देश हैं आज के समय में। ये दोनों स्वयं में बहुत बड़े उदाहरण हैं सटीक वास्तु के। तो ये बिल्कुल वास्तु ऑस्पिशियसली इनको तैयार किया गया, इन दो सिटीज का निर्माण किया गया है, और आप देख सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव है। परफेक्ट। जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एडिक्शन पे। अगर एडिक्शन, नशा, किसी चीज का भी नशा हुआ है, उससे उसको हटाना है, सो व्हाट इज दैट वन डायरेक्शन दैट यू विल सजेस्ट, बी इट अल्कोहल, स्मोक और एनीथिंग ऑफ द काइंड? मैंने शुरुआत में ही एक दिशा के विषय में बात की थी, अगर आपको ध्यान में होगा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो विसर्जन से जुड़ा है। अब यह वो स्थान है ना कि यहाँ आप जो भी करते हैं ना, वो विसर्जित हो जाना है। ओके, यू विल गेट रिड ऑफ इट। तो शौचालय के लिए तो बहुत अच्छा स्थान है ही ये। साथ साथ अगर यहाँ पे आप अल्कोहल, और अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं टुवर्ड्स सिगरेट और एनी काइंड ऑफ नशा, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, तो आप उसको जब वहां प्लेस करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे आपके लाइफ से विसर्जित हो जाता है। परफेक्ट। आई थिंक वास्तु अपने आप में इज लाइक ह्यूज नॉलेज, ह्यूज चीजें, हर चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमें बहुत सारे एपिसोड्स करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड एंड टू नो मोर। And so just one last tip for our viewers for health, wealth and relationship. हेल्थ की बात अगर मैं करूं तो I'll take them one by Yes, one, okay? yes. तो सबसे पहले हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके घर का एक विशेष कोना है, जिसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर और ईशान के मध्य का स्थान कहते हैं। वो धनवंतरी का स्थान है, जो स्वास्थ्य के देवता है। तो वहां पे आप अपने घर के मेडिसिन को प्लेस करिए, या अगर घर में कोई रिकवरिंग, कोई एलिंग, कोई आपके घर में सदस्य है, तो उसको आप वहां का कमरा दें। आप देखेंगे कि उसके हेल्थ में इंप्रूवमेंट कंपैरेटिवली और तीव्रता से होगी। दूसरा, आपने वेल्थ के विषय में पूछा। वेल्थ का मैंने आपको तीनों दिशा के विषय में बताया कि उत्तर, जो कि धन से संबंधित अवसरों को लाता है, आपका साउथ ईस्ट, जो मूलतः धन का दिशा जिसको हम कहते हैं, और तीसरा आपके घर का पश्चिम यानी वेस्ट, जो कि गेन्स की दिशा है। आपको ध्यान देना है कि इन तीन जोन्स में कोई एंटी एलिमेंट्स, कोई एंटी कलर्स, कोई एंटी ऑब्जेक्ट्स ना हो। आप पाएंगे कि वो आपकी जो धन की समस्या है उसका निराकरण वहीं हो जाएगा। तीसरा आपने क्या पूछा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो हमने पहले भी बात की, साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ रिलेशनशिप। साउथ वेस्ट को बैलेंस करके रखें। आपके जो वर्तमान संबंध हैं परिवार में, वो तो बेहतर होंगे ही, जो आने वाले संबंध बनने वाले हैं वो भी
बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होंगे। वाओ, परफेक्ट। एंड मैं एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कोई अगर बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, सो एनी वन लास्ट टिप फॉर somebody who wants to travel and is not able to travel? ओके तो स्पेस से संबंधित एक जोन है पश्चिम, जिसे गेन्स का जोन भी हम कहते हैं। इस जोन में आप एक ग्लोब रखिए, ओके, जो कि उस स्थान के भार को भी बढ़ाता है और साथ साथ आपके सबकॉन्शियस में वो आपके घूमने की जो प्रवृत्ति है ना, आपकी घूमने की जो प्रकृति है, उसको भी और जागृत करता है और ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करता है कि आपकी ट्रैवलिंग जो है ग्लोबली बढ़ने के आसार बनते हैं। परफेक्ट। सो आज का हमारा सेशन बहुत ही यूजफुल था, बहुत ही नॉलेजेबल था, एंड आई एम श्योर वी विल कम बैक विद एन episode 2. So thank you so much, Mohit, for joining us for our this episode and this channel. So thank you so much. थैंक यू सो मच हर्षप्रीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और बिल्कुल हम जरूर फिर से लौटेंगे और इसी प्रकार जो भी ज्ञान है उसे हम आपके साथ साझा करेंगे, डेफिनेटली। Thank you. थैंक यू। So yes, अगर आप ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स को और देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। So thank you so much and we will be back again next week. Thank you.